जय हिंद। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो इससे पहले जितने भी जो अधिनियम आए हैं वो सभी अधिनियम को हमने क्या किया है, एक एक करके वीडियो बना करके लिस्ट में आपको डाल दिया है। तो जो बच्चे नए होंगे वो जा करके देखिएगा, आपको यकीन हम दिलाते हैं कि काफी अच्छे तरीके से आपको समझाया गया होगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये सब जो अधिनियम है जो थोड़े से हार्ड पड़ जाते हैं, बच्चों को काफी ज्यादा हार्ड लगता है, तो रटना बिल्कुल नहीं है। जब जितना ज्यादा रटिएगा आप उतना ज्यादा भूलते जाइएगा, चीजों को आप रिलेट करते हुए आगे बढ़िएगा, तब आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, अब हमने ऐसा किया, आया देखो जी इसमें ये हुआ जी, इसमें ये हो गया जी, इसमें ये हो गया जी, तो कितना भी पढ़ लीजिए उस टाइम तक तो दिमाग में रहेगा, लेकिन फिर बाद में काम खत्म हो जाएगा, खींचा खत्म हो जाएगा। तो हम इसकी पहले पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हम आपके सामने हम आपको क्या करेंगे, रखेंगे। इससे आपको क्या होगा ना कि ओवरव्यू मिलता चलेगा कि अच्छा जरूरत पड़ा था, ऐसा हुआ था, तब फिर ऐसा आया। इसलिए आप क्या कीजिएगा, बेसिक चीज को एकदम हम ले करके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप बने रहिएगा अंत तक। देखिएगा, ये 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आया था, तो इससे पहले एक और अधिनियम आया था, उसके बारे में भी तो चर्चा किया गया है। तो जी हाँ, आप कहिएगा कि हाँ 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया था। तो 1919 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें तो हमने पूरी तरह से अच्छा सा पढ़ चुका है। ठीक है, अब क्या था कि ये लागू कब होता है, तो कहिएगा कि ये लागू होता है 1921 ईस्वी में, ये लागू हो जाता है। अब देखिएगा, अब हमको बताइएगा कि 21 ईस्वी में लागू हो गया, तो यानी आ तो गया है 19 में आ गया है, क्योंकि 1919 का नाम है तो 1919 में आ गया था। तो इसके बाद क्या था कि इसमें एक वैधानिक आयोग का एक गठन किया गया था। कौन सा गठन किया गया था, तो कहे कि वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। 1919 ईस्वी का जो अधिनियम था ना, उसी में ये वैधानिक आयोग में क्या बोला गया था, कहा यह गया था कि 10 साल के बाद, कितने साल के बाद, 10 साल के बाद ये जांच पड़ताल करेगी और कर करके अपना रिपोर्ट पेश करेगी। ठीक है, कितने साल के बाद, 10 साल के बाद। अब देखिएगा, ये एक कमीशन का गठन किया जाता है। एक कमीशन है साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन है, तो साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन का गठन कब किया जाता है, तो कहिए कि 1927 ईस्वी में एक कमीशन का गठन किया जाता है। तो कहिएगा कि कमीशन का गठन करने का मकसद क्या था, तो अभी हमने बताया कि कमीशन का गठन करने का मकसद सिर्फ यही था कि जो 10 साल में कहां तक ये पहुंचा है, कहां कहां पे त्रुटियां हैं और कहां पे त्रुटियां नहीं, इसका जांच पड़ताल करने के लिए था। तो कहिए कि अच्छा बात, सही बात है, यहां तक तो समझ में हमें आ भी रहा है और आना भी चाहिए। अब ये साइमन कमीशन इसीलिए बना था। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि अब इसको साइमन कमीशन को यहीं तक अभी रखिए। अब पहले हम जो कहानियां हैं वो लेकर के आते हैं, तब आपको दिमाग में ज्यादा आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे 1919 ईस्वी का तो अधिनियम अब खत्म हो गया है, अब इसको रखिए साइड में। ठीक है, अब क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या होता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें निहत्थे लोगों पर जो अंग्रेज करता है, बर्बरता जो दिखाता है, लगभग क्या करता है कि ये लगभग 1000 लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं इस जालियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है, ये वाला के बाद ऐसा हो रहा है ये सब कांड, देखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 1920 ईस्वी में क्या होता है कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। और 1920 ईस्वी में क्या होता है कि जो भारत की जनता थी, उस जनता में क्या जग जाती है, आजादी की भूख जग जाती है, और आजादी के लिए अपने प्राण की आहुति त्यागने के लिए भी रोड पर निकलना स्टार्ट कर देता है। जो डफरिन कहा करता था कि ये कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी सूक्ष्म लोगों को ही प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इसमें यह आंदोलन यह दिखा दिया कि नहीं, ये कांग्रेस जो था ये काफी संख्या लोगों का क्या करती है, ये प्रतिनिधित्व करती है, ये कांग्रेस जो पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ही ने स्टार्ट किया था क्या, ये 1920 ईस्वी का असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन पूरे भारत में एक सफल, तो ऐसे पूरी तरह से तो नहीं माना जाता है, लेकिन ये अंततः क्या था, ये काफी ज्यादा क्या हुआ था, लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ था। ये कौन सा, तो असहयोग आंदोलन। अब इसके बाद क्या होता है कि ये 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड होता है। तो चौरा चौरी कांड होता है, तो जिसमें क्या होता है कि जो कुछ पुलिसकर्मी जो थे, लगभग 22 लोग थे पुलिसकर्मी, उसको क्या कर देता है कि भारतीय लोग जिंदा जला देता है, और इससे गांधी जी खफा हो जाते हैं। और खफा होने के बाद में क्या होता है कि जब खफा हो जाते हैं तो अपने लोग पर गुस्सा उतारते हैं, और जैसे ही जो टॉप जो लीडर थे, जिसमें आंदोलन जब स्टार्ट होते हैं ना, तो टॉप लीडर को क्या कर दिया जाता है कि बंद कर देता है। ठीक है, अब बंद इसलिए कर देता है ताकि इसको और कोई भभका ना दे, इस आंदोलन को कोई और भभका ना दे। तो इसीलिए क्या था कि जैसे में चितरंजन दास थे, फिर उसके बाद मोतीलाल नेहरू थे, ये सब जो और बढ़िया बढ़िया जो लीडर थे ना, उनको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन इकलौता एक व्यक्ति थे, कौन, गांधी जी, जो बाहर थे। अब अंदर से जो चितरंजन दास ये सब जो देख रहे हैं, ये सबको लग रहा है कि वाह, अभी हमारी जनता को टॉप गियर, टॉप स्टेटस दे करके पूरे आंदोलन को तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ा रही है, क्योंकि खून का बदला खून
लिया जा रहा है, क्योंकि 1000 लोगों को जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या कर दिया गया था, हमारे भारतीयों को मारा गया था, और हम उसी का बदला लेने के लिए जो हमारे भारतीयों ने है जो 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया है चौरा चौरी नामक स्थान पर। लेकिन इस चीज से गांधी जी सहमत नहीं होते हैं, और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, यही 1922 ईस्वी में क्या करते हैं कि ये असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट करते हैं, ये असहयोग आंदोलन को क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। चलिए यहां तक तो देखा। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1925 ईस्वी में आपको पता होगा कि क्या होता है, काकोरी कांड होता है। ठीक है, काकोरी कांड होता है। काकोरी कांड में क्या होता है कि जिसमें ये रोशन सिंह है, राम प्रसाद मिश्रिल है, फिर इसके बाद में जो और भी जो लोग हैं, तो इसको क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1926 ईस्वी में क्या होता है कि ये नौजवान भारत सभा का ये स्थापना करते हैं, यानी नौजवान सभा का स्थापना कौन करते हैं, तो ये करते हैं भगत सिंह। यानी आप लगातार देख रहे हैं कि 1919 ईस्वी के बाद से जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं जो लगातार बढ़ते जा रहा है, बहुत ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब बढ़ते जा रहा है, और इसी के क्रम में क्या होता है कि 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हो चुका है। ठीक है, और गठन किस लिए हुआ है कि 10 वर्ष में ये कितना चीज सही तक पहुंचा है, कहां कहां पे त्रुटियां हैं, नहीं है, यानी रिपोर्ट अपना देना था, और उसी के बीच में ये सब कांड हो रहा है, तो इसीलिए हमें ये सब बताना पड़ रहा है। तो यही सब कांड का रिपोर्ट नहीं साइमन कमीशन वहां पे देगा, वहां पे जो बैठा हुआ है रानी, जो इंग्लैंड की महारानी है, संसद में, इंग्लैंड के संसद में पेश करेगा। तो अब ये गठन कब होता है, तो 1927 ईस्वी में। अब 27 ईस्वी में गठन होता है, तो इसमें मेंबर कितने थे, तो मेंबर 7 थे, और सभी के सभी गुड़ के मेंबर थे। ठीक है ना, कम मेंबर एको को नहीं था। जैसे में इंडियन लोग क्या है, काले हैं, और अंग्रेज लोग क्या है, गोरे हैं। तो इसीलिए इस साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो हिस्ट्री में आप पढ़िएगा, जैसे यहाँ पे तो नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ने का मिलेगा कि जैसे 1928 ईस्वी में ये भारत में आता है, तो साइमन कमीशन का विरोध होता है, गो बैक के क्या लगते हैं, नारे लगते हैं, और इसी में लाला लाजपत राय को क्या कर दिया जाता है, लाठी से प्रहार करके मार दिया जाता है, इसी साइमन गो बैक के नारे लगाने के चक्कर में। फिर उसके बाद में इसका बदला लेते हैं कौन, तो इसका बदला लेते हैं भगत सिंह। ठीक है, तो अभी भगत सिंह को यहाँ पे अभी रखिए। ठीक है, अभी मामला को हम और आगे लेकर के चलते हैं। अब 26 ईस्वी में भगत सिंह नौजवान सभा का क्या करते हैं, स्थापना कर देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में लाहौर का ये ऐतिहासिक अधिवेशन होता है। तो 1929 ईस्वी का जो लाहौर का ऐतिहासिक अधिवेशन था, उसके अध्यक्षता कौन किए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि 1929 ईस्वी का लाहौर जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, उसमें ये अध्यक्षता करते हैं, और इसमें ये सत्यापित करते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसके पहले इसके जो पप्पा जी थे, इसके पप्पा जी कौन है, तो मोतीलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं कि 1928 ईस्वी में एक रिपोर्ट पेश करते हैं, नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या कहा जाता है कि हमें डोमिनियन राज दे दीजिए, यानी पूर्ण रूप से आजादी नहीं दीजिएगा तो कम से कम डोमिनियन राज ही दे दीजिए। लेकिन इसका यह खंडन करते हैं इनका बेटा कौन हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यह खंडन करते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं बनना है, हमें पूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो यही कहा गया है कि 1929 ईस्वी में लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था, तो पूर्ण स्वराज का मांग कब होता है, तो 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये पेश करते हैं, और ये नेहरू रिपोर्ट का ये खंडन भी करते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं बनना, हमें पूर्ण आजादी चाहिए। अब देखिएगा ये सब मामला होते जा रहा है, अभी रिपोर्ट वहां दिया नहीं गया है, अभी रिपोर्ट दिया नहीं गया, क्योंकि अभी से तो मामला चल ही रहा है, अब ये सब तो मामला तो लिखा है नहीं। अब देखिएगा फिर क्या होता है कि गांधी जी जो है, गांधी जी 11 सूत्रीय मांग को रख देते हैं। अब 11 सूत्रीय मांग को रख देते हैं, 11 सूत्रीय मांग को किसके सामने रख देते हैं, तो उस समय के गवर्नर कौन था, वायसराय कौन था, तो उस समय के वायसराय की अगर बात करते हैं, तो उस समय का वायसराय था इरविन। कौन था, ये इरविन। अब इरविन जो होता है कि इरविन के सामने कितना को 11 सूत्रीय मांग को रखा जाता है, लेकिन इरविन जो है एक भी मांग को नहीं मांगता है, और यही 11 गो मांग में से कौन था, एक नमक। ऐसा कहा गया था कि एक नमक जैसे बेसिक चीज पर जो सभी को जरूरत है, आम जनता चाहे गरीब कितना भी क्यों ना हो, उसे नमक की जरूरत है, उस पे भी सरकार हमें बनाने का अधिकार नहीं देती है और टैक्स लेती है। तो इसीलिए एक आधार चुना गया ताकि जन जन के लोगों के बीच में पहुंचाया जा सके। तो गांधी जी ने इसी का आधार चुनते हैं, और एक भी मांग को नहीं मांगता है इरविन। तो इसी के जवाब में क्या करते हैं कि 1930 ईस्वी में गांधी जी क्या करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कर देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर देते हैं। अब खुद देखिएगा, अब यहाँ पे मामला फिर जोड़ रहे हैं।
1927 ईस्वी में जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था, तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था, तो देखिएगा ये सब मामला अभी पूरा पछता जा रहा है, ठीक है, होता जा रहा है। साइमन कमीशन का भारत में काफी जबरदस्त तरीके से विरोध होता है, ठीक है। तो अब ये साइमन कमीशन फिर चली जाती है इंग्लैंड। जब इंग्लैंड चली जाती है तो फिर अब तो एक कहा क्या गया था कि 10 साल के बाद हम फिर एक और आएगा अधिनियम। तो अब तो इसको तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या सुधार करना चाहिए या नहीं चलना करना चाहिए, क्योंकि साइमन कमीशन जहां जा रहा था उसका विरोध हो रहा था। तो अब इसके लिए क्या होता है कि अब इसके लिए इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है वो एक गोलमेज आयोजन करता है, ठीक है ना, जो आप सुनते हो प्रथम गोलमेज आयोजन, द्वितीय गोलमेज आयोजन, तृतीय गोलमेज आयोजन। तो किस लिए करता है? यही भारतीय जो है उसका पक्ष जानने के लिए कि आखिर क्या चाहते हो भाई, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां हो रहा है इस टाइम में। और उस टाइम ऐसा ना समझिए कि सिर्फ इंडियन लोग ही मारे जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम जो हो रहे हैं ऐसा काम तो अंग्रेज भी मारे जा रहे हैं, जहां तहां धरके से ठोक दिया जा रहा है, जो सिर्फ फिरे लोग है उस धरके से ठोक दिया जा रहा है, कितना तुम सिक्योरिटी में रखोगे। तो यही चलते कहता कि आखिर तुम क्यों क्या सुधार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि साइमन कमीशन तो चला जाता है। तो फिर इसी के क्रम में 1930 ईस्वी में देखिएगा, यहाँ पे 1930 ईस्वी में क्या होता है, देखिए ये सब हम हटा देते हैं ताकि आपको फिर दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिएगा 1930 ईस्वी में यहाँ पे साइमन ये किसका सॉरी 1930 ईस्वी में किसका आंदोलन स्टार्ट हो चुका है? तो कहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, यानी भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो चुका है। क्यों स्टार्ट कर दिया गया भाई? गांधी जी के द्वारा क्यों स्टार्ट कर दिया गया? इसलिए स्टार्ट कर दिया गया कि जो 11 को सूत्रीय मांग था वो इरविन था, एक भी मांग को नहीं माना था। तो इसलिए गांधी जी खिसिया जाते हैं और खिसियाने के क्रम में फिर कहते हैं कि ले फिर से एक आंदोलन। वो आंदोलन कौन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हो गया? 1930 ईस्वी में यह आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। अब देखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि भाई तुम लोग आओ ना, तुम लोग को कहना क्या है, यानी मनाने के लिए, बुलाने के लिए, भारत के प्रतिनिधित्व जो लोग हैं जो कर रहे हैं उसको बुलाने के लिए। तो यही प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो कहिए कि 1931 ईस्वी में, सॉरी 30 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। तो क्या यहाँ तो बीजी है 1930 ईस्वी में कौन स्टार्ट कर चुके हैं? गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब खुद सोच करके देखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब स्टार्ट कर दिए हैं तो क्या गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे? तो कहिए कि नहीं भाग लेने जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि पहली बात तो कि 11 को मांग में से एको को तुम मांग नहीं माना है, ठीक है। अब हम यहाँ बड़के को आंदोलन स्टार्ट किए हुए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ऊपर से तुम फरमान जारी कर दिया है कि हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं और गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं तो तुम आओ, तो हम नहीं आएंगे। भैया तुम रहो अपना दूरी में। तो क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं या कांग्रेस भाग लेती है? तो कहिएगा कि नहीं भाग लेते हैं। अब खुद सोचिए कि मेन लीडर गांधी जी नहीं आए हैं यहाँ पे, तो अब प्रधानमंत्री वहां से प्रेशर दे रहा है इरविन को कि तुम गांधी जी को क्या करो, गांधी जी को हमें यहाँ पे भेजो। तो जैसे ही ये आंदोलन स्टार्ट करते हैं गांधी जी को क्या कर दिया जाता है? जेल में बंद कर दिया जाता है। तब तो ये जेल में बेचारे हैं, तो जेल से इनको बाहर निकाला जाता है। और फिर वही उसी के बाद में क्या होता है कि 5 मार्च 1931 5 मार्च 1931 ईस्वी को क्या होता है कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता। अब ये गांधी जी को कह रहे थे कि अच्छा बेटा बोलो, तुम तो हमारा 11 गो में से एको को मांग नहीं माना था, और आज हमें क्या कह रहे हो कि एक बराबर कुर्सी दे करके हमसे पूछ रहे हो कि गांधी जी आपको क्या चाहिए, बोलिए आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, जो चाहिए हम आपको देंगे। गांधी जी एकदम टस मस नहीं हो रहे हैं कि ना तुम लोग को हम छोड़ेंगे नहीं। जी आप ये पहला एक इरविन क्या बोलता है कि आप ये आंदोलन को स्थगित कर दीजिए, और दूसरी बात में आप इंग्लैंड जाइए, इंग्लैंड आपको प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं। तो ये एकदम टस से मस नहीं हो रहा, कह रहा कि हमारा 11 को मांग में से जब तक ये पूरा मांग नहीं पूरा करोगे तब तक हम ये आंदोलन नहीं स्थगित करेंगे। और दूसरी बात कहा कि हम नहीं इंग्लैंड जाएंगे। अब यहां से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इरविन को कूट रहा है कि उसको भेजो, गांधी को भेजो, गांधी को भेजो। और गांधी तो यहाँ एक रहा है इरविन से एकदम अड़ल है कि नहीं हम जाएंगे, कुछ हो जाए। तब गांधी जी की बात को मानते हैं कौन? यही इरविन गांधी जी की बात को मानता है, जिसे ये गांधी इरविन समझौता बोला जाता है। अब ये हुआ था कहाँ? तो दिल्ली में, तो इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। देखिएगा समझ में आ रहा है कि क्यों होता है, कैसे होता है, तब समझिएगा, तब ज्यादा दिन तक आपके माइंड में रहेंगे। नहीं तो फिर पढ़ने के लिए तो खैर काफी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, रटने से कुछ नहीं होता। वन लाइनर रट लीजिएगा तो कितना दिन तक आगे गाड़ी बढ़ेगा। ज्यादा लंबा दूरी तय करने के लिए आपको बढ़िया मजबूत गाड़ी चाहिए। स्प्लेंडर पर कितना दूर जाइएगा,
या लूना लेकर के कितना दूर जाइएगा? लंबी दूरी तय करने के लिए आपको बढ़िया गाड़ी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है कि दिल्ली समझौता तो हो जाता है। अब कुछ लोग जो बोलते हैं कि क्या इसी में जो 11 को बात मंगवाना था, तो क्या ये भगत सिंह को जो फांसी का सजा हो गया था, तो क्या गांधी जी ने यहाँ पे प्रस्ताव रखा था कि हाँ इनको भगत सिंह को छोड़ दिया जाए? तो कई इतिहासकार कई मतों में बटे हुए हैं। तो ऐसा लोग भी कहते हैं कि गांधी जी ने यहाँ पे बात रखा था कि भगत सिंह को फांसी ना दिया जाए, ठीक है। क्योंकि भगत सिंह जो है ये देश के क्रांतिकारी एक नेता, उभरता हुआ नेता है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि जो भगत सिंह खुद मरना चाहते थे, भगत सिंह कहते थे कि हमें ब्रिटिश सरकार फांसी दे। इसके पीछे रीजन क्या है ना, रीजन क्या है कि जैसे में भगत सिंह को लोग जो जानते थे वो क्रांतिकारी आतंकवादियों की तरह जानते थे कि ये आतंकवादी है। लेकिन ये भगत सिंह प्रूफ करना चाहते थे कि नहीं, हम लोग आतंकवादी नहीं है, हम लोग देश के लिए, देश के हित के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए हम अपने प्राण की आहुति तक दिला सकते हैं। और जैसे ही हमारी मृत्यु होगी, हमारे फांसी लगेगा, वैसे एक भगत सिंह नहीं हजारों भगत सिंह खड़ी होगा और देश को अंग्रेजों के इस चंगुल से छुड़ा लेगा। इसीलिए भगत सिंह कहते हैं कि खुद हम मरना चाहते थे। तो खैर कई बातें, कई तरह की बातें हैं। ऐसा तो लोग कहते हैं कि गांधी जी ने यहाँ पे बात रखा था किनको, कि इनको भगत सिंह को फांसी न दिया जाए, लेकिन अंततः उनको फांसी फिर पड़ जाता है। तो फांसी कब, देखिए 5 मार्च को क्या हो रहा है, समझौता हो रहा है, और 23 मार्च को क्या पढ़ना है, फांसी पढ़ना है। 23 मार्च को फांसी पड़ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब फिर उसके बाद में 1931 ईस्वी में क्या होता है, कराची का अधिवेशन होता है। अब यही कराची का जब अधिवेशन होता है तो इसका अध्यक्षता कौन करते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी में गांधी जी जब जाते हैं तो गांधी जी को काला झंडा दिखाया जाता है कि आपने इनको, भगत सिंह को नहीं बचाया। काफी ज्यादा विरोध होता है, काफी ज्यादा विरोध होता है किसमें, तो यही कराची अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में ये गांधी जी कहते हैं कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से अधिवेशन में ये गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो ये कराची का अधिवेशन हो रहा था, उसी में ये बात को दोहराए थे, क्योंकि काफी ज्यादा इनको विरोध का सामना करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि भगत सिंह को तो फांसी पड़ गया था 23 मार्च को, ठीक है। अब देखिएगा, अब इतना सारा मामला है, अब इतना सारा मामला हो गया, बहुत सारे बात मान लेता है। तब फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 ईस्वी में, जिसमें गांधी जी क्या होते हैं, भाग लेते हैं, जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक बात को लेकर के मुद्दा बैठ जाता है। अब एक बात को लेकर के जब मुद्दा बैठ जाता है, दोनों के बीच में रूसाफुली स्टार्ट हो जाता है, तो उसी के विरोध में क्या करते हैं कि गांधी जी यहां से रूस करके फिर भाग आते हैं कि ना हम खेलिए ये सब खेल, हम चल ली तो घर से, ठीक है। यानी ये सब खेल खेलने के लिए राजी नहीं होता। फिर उसके बाद में क्या होता है, चले जाते हैं। अब यहाँ से रूस करके चले जाते हैं तो पूछेगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो नहीं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो हाँ लिए, लेकिन फिर रूस करके भाग गए। अब फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन होगा तो क्या गांधी जी जाएंगे, तो गांधी जी नहीं जाएंगे, क्योंकि रूस के आग भाग गए हैं। तब तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी भाग नहीं लिए। तो पूछेगा कि कांग्रेस कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो सिर्फ दूसरा अधिवेशन में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। तो आप खुद सोच करके देखिए कि अब वहां का प्रधानमंत्री भी खिसिया गया, क्या है, उन लोग मत है, हम उन लोग को बिना मर्जी के ही हम क्या करेंगे, कानून को पारित कर देंगे, ठीक है। यानी जो अधिवेशन अगला 10 साल में आने वाला है वो हम लोग क्या करेंगे, उसके मर्जी के बिना ही हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे। तो खुद सोच के देखिए कि 10 साल में जो आने वाला था, 1929 ईस्वी में आने वाला था, तो अभी तक नहीं आया है। अभी तक ये मामला को सुलटाया ही जा रहा है कि तुम लोग आओ, मनाने का काम ही चल रहा था। और ये सब जब नहीं होता है, सब सक्सेसफुल नहीं होता है, तो फिर 1935 ईस्वी में आता है भारत शासन अधिनियम। यही भारत शासन अधिनियम है। देखिएगा लेट हो रहा है ना, 6 साल तो लेट हो रहा है कम से कम। अब यही जो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया, तो किसके रिपोर्ट पर आता है, तो यही रिपोर्ट पर आता है, किसका, तो यही साइमन कमीशन का रिपोर्ट पर आता है, जो 1927 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। अब मामला समझ में आया इतना, तो अब समझ जाइएगा, अब चीजों को अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसको एक बार मिटा देते हैं, ऊपर ऊपर में है जो मेन चीज तो नहीं मिटा, क्योंकि हमें 1935 का भारत शासन अधिनियम तो पढ़ना तो है ना, क्योंकि अभी तो पढ़े नहीं है, कैसे आया, कहानियां को तो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें प्रावधान जो किए गए हैं वो चीज को हम देखते हैं। देखिएगा इस सब मामला क्रांतिकारी गतिविधियां काफी ज्यादा हो रहा था। लोग आजादी की मांग को तीव्र गति से रख रहे थे, किसके सामने, तो ये अंग्रेजों के सामने था। अंग्रेजों को भी लगने लगा क्या कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। तो फिर इसमें क्या करता है कि प्रांतों को खुश करने के लिए, प्रांतों को कहता है क्या कि जो वहां द्वैध शासन जो चला रहा, द्वैध शासन जो चला आ रहा है, जिसमें हमने बताया था, एक क्या बताया था कि एक बताया था आरक्षित विषय और एक बताया था हस्तांतरित विषय।
और दोनों जो यही दोनों को मिला करके क्या बोला गया था, द्वैध शासन। इसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योंकि जनता को तो हमें खुश करना है, जनता को खुश कर देंगे, यानी प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो पूछेगा तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था कब, तो कहिए कि 1919 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें क्या किया गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। लेकिन 1935 ईस्वी में क्यों ऐसा कर रहा है, समझ में आ गया माजरा। इसीलिए हमने उतना चीज आपको पीछे से बैकग्राउंड से बताया है, ताकि आपको भेजा में घुस सके, एकदम डाउनलोड पूरी तरह से कर लीजिए यहीं पे, बार बार रिवीजन करने का झमेला खत्म। अब देखिएगा समझ में आ गया ना कि क्यों होता है। यानी 1935 ईस्वी में जो प्रांतों में जो द्वैध शासन था वो क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। अब स्वायत्ता उसको प्रदान कर दी कि तुम खुद से सरकार क्या कर सकते हो, बना सकते हो, और जो तुम्हारा काम है जो वो क्या कर सकते हो, यानी स्वतंत्रता उसको दे दिया गया। किसको, राज्य को, यानी जो प्रांत है उसको। लेकिन केंद्र की अगर बात करते हैं, यानी केंद्र में क्या होता है कि द्वैध शासन प्रारंभ हो जाता है। कि केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ होना लाजमी है, इसलिए कि अगर केंद्र में ही खत्म हो जाएगा तो फिर तो समझिए कि आजादी हो गया, इसको आजादी मिल चुका है हम लोग को। क्योंकि फिर कंट्रोल में कैसे रखे, क्योंकि देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट एक तरह से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो प्रमुख होती है ना स्टेट गवर्नमेंट से। क्योंकि देखिए सेंट्रल, ये सब स्टेट गवर्नमेंट है, ये सब किसके अंडर में काम करता है, तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रहा है। ऐसे तो खुद सोच करके देखिएगा, यानी प्रांतों में, यानी समझिए एक तरह से टॉफी देने का काम किया, यानी लॉलीपॉप जिसको आप बोलते ना कि ले ले, जब बच्चा रोने लगता है तो उसको एक लॉलीपॉप देकर के खुश करवा दिया जाता है। तो उसी तरह से इंडियन लोग काफी ज्यादा उपद्रव मचाए हुए था कि हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, काफी ज्यादा हंगामा हो रहा था। तो इसीलिए एक लॉलीपॉप दे दिया गया, ठीक है, लो खा लो। अब ये लॉलीपॉप क्या देता है कि प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर देता है और केंद्र में द्वैध शासन को क्या कर देता है, लागू कर देता है। तो समझ में आ गया ना कि क्या हुआ था इसमें। जो अब केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, तब केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया तो वही वाला रूल लगेगा, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। जो 1919 ईस्वी का जो अधिनियम में था वो अब इसमें किसमें आ गया, जो प्रांतों में था 1919 ईस्वी में, अब 1935 ईस्वी में किसमें आ गया है, तो केंद्र में आ गया है। यहां तक कोई दिक्कत है, तो कहिए कि कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया है। और बात करते हैं कि एक अखिल भारतीय संघ का स्थापना किया था। ये अखिल भारतीय संघ में क्या था कि एक तो था संघ और एक था प्रांत और एक था संवर्ती। ये क्या था, सूची का आप नाम सुने हैं ना कि एक था संवर्ती सूची, ठीक है, एक था क्या संघ सूची, और दूसरी था क्या, एक था संघ सूची, दूसरी था संवर्ती सूची, और एक था प्रांतीय सूची जिसको आप राज्य सूची भी बोलते हैं। यानी इसमें क्या था कि प्रांतीय सूची में यानी राज्य जो होंगे अपने तौर तरीके से कानून बनाएंगे, जो राज्य का जो विषय दिया होगा किस किस विषय पर कानून बनाना है। और ये संवर्ती सूची में क्या था कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के इस पर क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। और संघ सूची क्या था, तो संघ सूची में सिर्फ संघ जो केंद्र सरकार होगा वो इस पे क्या करेगा, कानून बना सकता है। और राज्य सूची जिसको प्रांतीय सूची कहते हैं उस पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। अब इसी में क्या था कि इसमें अखिल भारतीय संघ में जितने भी जो देसी रजवाड़े थे, जो जहां पे राजा अभी शासन कर रहा था, तो उसको कहा क्या गया था कि या तो आप इसमें मर्ज हो जाइए या तो आप अलग स्वतंत्र रह सकते हैं। लेकिन इसको में क्या था कि जब अखिल भारतीय संघ बनाया गया तो इसमें देसी रजवाड़े जो हैं इंक्लूड होने से, शामिल होने से मना कर देते हैं। कई सारे रीजन है, कई सारे रजवाड़ों का कई सारा रीजन है। कई सारे रजवाड़े कहते हैं कि अगर ये संघ में हम मिल जाते हैं, जो अखिल भारतीय संघ हमने बनाया है, तो अगर हम उसमें मिल जाते हैं तो हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जो हम शासन कर रहे हैं वो तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दूसरा, कई और रजवाड़े हैं वो कहते हैं कि हमारी देखिए अलग विरासत है, हमारी अलग पहचान है, और आप तुम संघ एक बनाओगे तो उसमें न जाने किस नियम कानून से हमको चलना पड़ेगा, तो हमारा भी तो अस्तित्व खत्म ही हो जाएगा ना। और कई सारे रजवाड़े ये तो तर्क देते हैं कि हम इसमें मिल जाएंगे तो ये हमारे मर्जी से नहीं चलेगा, हम सिर्फ और सिर्फ एक नागरिक की तरह रह जाएंगे, राजा की तरह नहीं रह जाएंगे। इसीलिए अखिल भारतीय संघ तो लाया गया, लेकिन इसमें जो देसी रजवाड़े थे इसमें शामिल होने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो अब जैसे हमने बताया संघ सूची, संवर्ती सूची, फिर उसके बाद में राज्य सूची। अब इसके बाद में जो अवशिष्ट शक्तियां बचेगा, जो मतलब कि शेष शक्तियां बच गया, तो वो जो शक्तियां था वो शक्तियां किसके पास रहेगा, तो कहिए कि वो शक्तियां वायसराय के पास में रहेगा। किसके पास में रहेगा, तो वो शक्तियां वायसराय के पास में रहेगा। अब यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि 1937 ईस्वी में, यानी 1935 ईस्वी का अधिनियम के तहत
किसके तहत? 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में एक संघीय न्यायालय का क्या किया जाता है? स्थापना किया जाता है। अब यही संघीय न्यायालय जो है आगे चल करके जब 26 जनवरी, कब? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होगा, तब इसको क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। यानी ये भी कह सकते हैं कि संघीय न्यायालय का स्थान कौन लेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ले लेगा। कब? यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना नहीं होता है तब तक ये काम कौन कर रहा था? तो कहिए कि संघीय न्यायालय कर रहा था। तो संघीय न्यायालय का स्थापना कब होता है? तो 1937 ईस्वी में इसका क्या होता है? स्थापना होता है। कौन से एक्ट के तहत? तो 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है। कब कब तक ये काम करता है? जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना नहीं हो जाता है। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है, फिर इसको क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आ रहा होगा। हमने फिर क्या बताया था कि 1919 ईस्वी का जो अधिनियम था उसमें जो मताधिकार जो था, जो मत देने का जो अधिकार था, वो सीमित लोगों के पास में ही था। ठीक है ना, सब लोग वोट नहीं दे सकते थे। लेकिन 1935 ईस्वी का जो अधिनियम आता है तो 10% मताधिकार को क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। यानी 10% को मत देने वाले की संख्या को और क्या कर देता है? बढ़ा देता है। कौन? तो यही 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। समझ में आ गया? क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि देख रहा है अंग्रेज की काफी ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रहा है, अगर इसकी मांगों को हम पूरा नहीं करेंगे तो हमको तो उठा के फेंक देगा। ऐसे ही सब कर रहा है, कभी एकरा मार देता है, कभी ओकरा मार देता है, कभी इधर छिड़ रहा है, कभी वो छिड़ रहा है, कभी इन्हें बम फोड़ देता है, कभी उन्हें फोड़ देता है। तो इसीलिए ये सब ऐसा काम कर रहा है। क्यों? खुश करने के लिए, ताकि तुम खुश रहो। ठीक है ना, ऐसा आजादी देने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो इसी के बारे में कहते हैं कौन? यही पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इस कार में ऐसा कार है कि जिसमें इंजन जिसमें क्या है? एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक ही नहीं है। एक तो ये पूछता है कि ये किनके द्वारा कहा गया था कि यह एक ऐसा कार है जिसमें इंजन तो है पर ब्रेक नहीं है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। और एक स्टेटमेंट और ये देते हैं कि ये जो है ये गुलामी का अधिकार पत्र है। ठीक है ना, यानी देखो गुलाम कैसे किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ये एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ठीक है, हमने उल्टा बोल दिया था। एक क्या है कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और एक स्टेटमेंट और क्या दिया था कि गुलामी का अधिकार पत्र। तो गुलामी का अधिकार पत्र किसे कहा था? तो यह 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को। समझ में क्यों आ रहा है ना? समझ में तो आ रहा है कि क्यों ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि देखिए ऐसा लॉलीपॉप तो ये जो दिया जा रहा है ना, क्योंकि लोग प्रांतों में 2 शासन खत्म कर दिए, चलो भाई कोई बात नहीं, एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर देते हैं टेम्पोररी में, तुमको भी लगा कि अच्छा हमको न्याय मिलेगा, लोग भाई लॉलीपॉप ले लो, खुश रहो, तुम भी खुश रहो। ठीक है, फिर उसके बाद में 10% मतदाता को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, लो भाई तुम खुश रहो, यानी लॉलीपॉप दे रहा है, एक तरह से लॉलीपॉप दे रहा है, पीछे से 2 थाप मार रहा है। तो समझ ही रहे कि यही काम को यहाँ पे हो रहा है। और फिर उसके बाद में क्या कहता है? मताधिकार को क्या कर देता है? ये 10% बढ़ा देता है। और सांप्रदायिक निर्वाचन जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्या था कि 1909 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, फिर 1919 ईस्वी में बढ़ाया गया, और फिर देखिए 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया, उसमें भी बढ़ा दिया गया। यानी देख रहे हैं ना, यानी ऐसा मार रहा है कि एकदम चोट तो कस के लग रहा है लेकिन दिखाई एकदम नहीं पड़ रहा। देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ा देता है, ठीक, फिर यहाँ पे बढ़ा दे रहा है। तो ये ऐसा काम कर रहा है, मार तो रहा है इतना कस के, लेकिन बट दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये वाला बात सुनो ना, भीतरमरिया मार मारा, तो यही पे यहाँ पे देखिएगा भीतरमरिया मार यहाँ पे मारा जा रहा है। अब क्या होता है कि एक कमीशन है यंग हिल्टन कमीशन। यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर क्या होता है? तो यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर क्या होता है कि 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या किया जाता है? स्थापना किया जाता है। कब? तो यह पूछता है कि आरबीआई का स्थापना कौन से कमीशन के सिफारिश पर किया गया था? तो यंग हिल्टन कमीशन। यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर क्या होता है कि आरबीआई का स्थापना किया जाता है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। और इसका प्रथम मुख्यालय कहां रखा जाता है? तो इसका प्रथम हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहां रखा जाता है? यहाँ पे मिटा देते हैं ताकि आप क्या कर सके, दिख सके। इसका हेडक्वार्टर कहां रखा जाता है? तो यही कोलकाता में रखा जाता है। ठीक है, कोलकाता में। फिर उसके बाद में इसको कहां? मुंबई ट्रांसफर किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरह पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1937 ईस्वी में
भारत से म्यांमार को अलग कर दिया जाता है। तो कौन से अधिनियम के तहत? तो यही 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत क्या होता है कि भारत से म्यांमार को अलग कर दिया जाता है। और इसी अधिनियम के तहत में जो सिंध प्रांत जो आज पाकिस्तान में है, वो पहले बंबई का प्रांत था, उसे क्या किया जाता है कि इस अधिनियम के तहत उसे अलग कर दिया जाता है। तो देखिए, हमने यहां तक पूरी अच्छी तरीके से, आपने ईमानदारी पूर्वक अच्छे ढंग से सुना होगा, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये सब चीज आपको काफी अब आसान लगने लगे होंगे। और वही आप क्या करते होंगे, रटने की कोशिश करते होंगे, तब आपको लगता है कि अरे भाई क्या रटवा रहे। तो ये चीजों को हम इस तरह से जोड़ करके लेके आया है ना, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको वीडियो सच में हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल छोटा है। तो जब तक आप नहीं सपोर्ट कीजिएगा तब तक कैसे चलेगा काम। अगर चाहते हैं सपोर्ट करना तो सपोर्ट दिखा सकते हैं, अगर नहीं भी चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, एक बात और, जिस तरह से उनको हर बार देखते हैं ना तब नहीं भूल पाते हैं, इसी तरह इसको क्या कीजिए कि आप हर बार देखते रहिए। जिस तरह से वो क्या है कि वो आपको दिल, लीवर, किडनी, फेफड़ा में बसे हुए हैं, उस तरह से ये भी आपके दिल, लीवर, किडनी, फेफड़ा में क्या हो जाएगा, बस जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।